बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? सब ठीक ठाक? उम्मीद है मजाज अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर में हम एसी जनरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ये सारे कोर्सेज में एसी जनरेटर का टॉपिक शामिल है, इसलिए स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सारे लेक्चर को सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट इंशाल्लाह हम इसमें एसी जनरेटर के मुतालिक आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों कॉपी पेन संभाल लें, लेक्चर को पास करें, जहाँ पे नोट करना हो पास करने के बाद नोट करें और उसके बाद आगे जाने दें। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना की एक एप्लीकेशन है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी भी कॉइल या इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस ईएमएफ के इंड्यूस होने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसके ऊपर फैराडेज लॉ, लेंज लॉ हम अप्लाई कर लेते थे। फिर हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने कहा कि एक कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव कराया जाए कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसकी लेंथ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हो, तो मैक्सिमम इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसको हमने कहा था कि बीवीएल साइन थीटा। ये उसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होगी इस तरह से है और ये एक बैटरी की तरह वर्क करेगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एसी जनरेटर जो है बन जाता है। और एसी जनरेटर क्या करता है? आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं बाय मींस किसी भी मैकेनिकल सोर्स के जरिए उसको एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ये वाटरफॉल के जरिए दे सकते हैं, ये विंड एनर्जी हो सकती है, कोई भी हो, बट मैकेनिकली आपने उस कॉइल को घुमाना है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और बिल्कुल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। बट एसी जनरेटर मीन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो इससे पहले तो हम डीसी वोल्टेजेस और डीसी करंट डिस्कस करते आए हैं, तो ये एसी करंट को भी समझना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम करेंगे एसी जनरेटर को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि किस एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल के पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे इसका वर्किंग कैसे है, काम कैसे करता है, वर्किंग, इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम समझेंगे और लास्ट पे हम इसकी मैथमेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इस सारे काम से पहले आपने एक चीज जो समझनी जरूरी है वो है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी डीसी का डिफरेंस क्या है? एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर इस अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क है, तो हमने कहा था कि आगे वाले लेक्चर्स में हम बता देंगे। तो मेरे ख्याल में ये सही टाइम है एसी और डीसी का फ़र्क बताने का। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट का है, उसमें हम डिटेल से एसी के ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है, हम इसको समझ सकें। इससे पहले हम डीसी पढ़ चुके हैं, डीसी करंट, डीसी वोल्टेजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पढ़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। तो वो सारी की सारी जो डिस्कशन थी वो डीसी के अराउंड ही थी। तो डीसी का सोर्स क्या होता है, पहले हम डीसी को देख लेते हैं। तो डीसी का सोर्स आपका मेनली जो होता है वो बैटरी होती है। बैटरी हमेशा डीसी वोल्ट करंट, डीसी पावर दे रही होती है। उसके अलावा सोलर सेल है, तो सोलर सेल भी डीसी पावर आपको दे रहा होता है। ठीक है जी। तो होता क्या है, डीसी में क्या है, किस तरह से करंट फ्लो होता है? ये आपके पास अगर बैटरी है यानी डीसी सोर्स क्या होगा, बैटरी होगी। मेनली हम डीसी सोर्स बैटरी ही कंसिडर करेंगे। तो डीसी सोर्स के साथ अगर आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट अप कर दी है,
एक्सटर्नल सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट कंप्लीट किया है, तो होता क्या है, अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम कंसिडर करें तो बैटरी क्या करती है, यहाँ से चार्जेस को एनर्जी देती है और चार्ज यहाँ से मूव करते हैं, इस रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी डिसिपेट करते हैं और उसके बाद वापस बैटरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, बैटरी क्या करती है, इस यहाँ से चार्जेस को उठाकर फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये होता है इसका ईएमएफ के बराबर, बैटरी ईएमएफ के बराबर, जो बैटरी इसके ऊपर वर्क करती है। यानी वो जो चार्ज यहाँ से घूमकर यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट करके यहाँ पे आया, अब उस चार्ज को बैटरी ने उठा के फिर यहाँ पे पटक दिया और अगेन वो फिर यहाँ पे मूव करके फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू वापस यहाँ पे आएगा। तो चार्ज किस तरह मूव कर रहा है, ऐसे, यानी ऑल द टाइम उसकी ये डायरेक्शन है, लूप में ऐसे घूम रहा है। ठीक है जी, तो इस दौरान क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, यहाँ पे एनर्जी ले रहा होता है, यहाँ पे एनर्जी दे रहा होता है। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन मिलेगी, करंट की आपको एक ही डायरेक्शन मिलेगी और इसके अलावा पोलैरिटी फिक्स है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह यहाँ पे भी जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये फिक्स है, यानी पोलैरिटी भी फिक्स है और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इसको हम कहते हैं डीसी करंट और इसके नतीजे में फ्लो होने वाला यानी डीसी वोल्टेजेस और इसके नतीजे में फ्लो होने वाला करंट डीसी करंट कहलाता है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो डीसी करंट और वोल्टेजेस का ग्राफ ऐसे ही होगा। अगर फर्ज करें ये करंट है और ये टाइम है, तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही इस तरह के स्ट्रेट आपको कर्व मिल रही है। जितना ये कर्व आपकी जो ये लाइन जो स्मूथ होगी, इतना अच्छा डीसी कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत वेरिएशंस है तो वो अच्छा डीसी कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह वोल्टेजेस की कर्व भी इसी तरह ही होगी। वोल्टेज समझे कि यहाँ पे वोल्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी भी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, तो ये भी फिक्स होगा। तो जितना इसकी वैल्यू स्मूथ होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इतना अच्छा डीसी होगा। तो ये है डीसी। अब बात करते हैं एसी की। एसी पावर सोर्स जो है आपके पास मेनली जनरेटर होता है और इसका साइन यूं है, ऐसे सर्कल सा। इसकी कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं की जाती क्योंकि इसमें पोलैरिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास एक जनरेटर है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस दे रहा है, तो उसको आपने कनेक्ट अप कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ। अब होता क्या है, फर्ज करें यहां से चार्ज मूव करता है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू वो ट्रेवल करके, यानी आपको किसी टाइम के किसी लम्हे में वो इस तरफ जा रहा था चार्ज और वापस आके यानी यहाँ से यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट करने के बाद, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करने के बाद वो यहाँ पे वापस आ गया बैटरी के अंदर। तो अब ये वापस इधर नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से फिर बैटरी उसको दोबारा पुश करेगी इधर की तरफ। यानी पहले उसका ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसने इस तरफ मूव किया। जैसे ही वो यहाँ पहुंचा तो इस सोर्स का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। अब चार्ज दोबारा एनर्जी लेकर इस तरफ से जाएगा। तो ऐसी सोर्स में आपको जो करंट मिल रहा होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, इस तरफ और इस तरफ, यानी चार्ज ऐसे मूव करेगा और फिर ऐसे मूव करेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल कोई भी कंसिडर कर लें, चार्ज पार्टिकल इस तरफ से मूव करके यूं जा रहा है और यहां से मूव करके वापस इस तरफ आ रहा है, तो इसका पूरा एक जो साइकिल है, यानी यहां से जाना और फिर वापस इस तरफ आना, इसको एक साइकिल कहते हैं, वन साइकिल। ठीक है जी, वन साइकिल। अगर ये एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो तो हम कहते हैं जी इस एसी जो सोर्स है, एसी सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1 हर्ट्ज। और अगर एक सेकंड के अंदर ये अपनी डायरेक्शन करंट जो थ्रू लोड जो है वो चेंज करे 60 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 60 टाइम्स, तो 60 साइकिल्स यानी इसके बने एक सेकंड के अंदर, तो हम इसको कहते हैं कि जी अब फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी, 60 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में जो वाल आउटलेट्स हैं वो 60 हर्ट्ज, 50 टू 60 हर्ट्ज की हमारे पास एसी पावर आ रही होती है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। इसको आप कंसिडर करें कि ये करंट का ग्राफ है आई का और ये विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी, और दूसरी हम कर्व इसके ऊपर ड्रा करते हैं, ये वोल्टेज की है, तो ये इस तरह
वोल्टेज की चूंकि वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको शो हो रहा होगा। तो ऐसे है, तो करंट जो है किसी एक ही डायरेक्शन में करंट पहले जीरो होता है, फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, यानी करंट बढ़ता जाता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचकर फिर ये कम होना शुरू होता है और फिर जीरो हो जाता है। अभी इस एक डायरेक्शन में करंट जीरो होता है, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में नहीं करंट वापस आना शुरू हो जाता है, बट उसकी क्वांटिटी कम होती है और बढ़ती जाती है। फिर ये दूसरी डायरेक्शन में भी मैक्सिमम हो जाता है और फिर ये मैक्सिमम पहुंच के जीरो हो जाता है, जीरो की तरफ आने की शुरू कर देता है और इसकी क्वांटिटी कम होते होते फिर जीरो की लाइन को हिट करती है। इस तरह से इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक सेकंड के अंदर 60 साइकिल्स इसके वाल आउटलेट के जो हमारे पास मेन पावर ऐसी मेन्स आ रही है, इसकी 60 टू 50 हर्ट्ज जो है ना, एक सेकंड के अंदर इसके साइकिल्स बन जाते हैं। तो 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है हमारी ऐसी मेन्स की। एसी जनरेटर की डेफिनेशन से पहले हम आपको ये बता दें कि एसी करंट और वोल्टेजेस यानी एसी पावर जो कॉन्सेप्ट है वो निकोलस टेस्ला का है और डीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थॉमस एडिसन का है। दोनों मशहूर साइंटिस्ट थे। थॉमस एडिसन जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी डीसी के ऊपर। ये चाहते थे कि लोगों के घरों तक डीसी पहुंच जाए, और जबकि निकोलस टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत लाइक थे, लेकिन ये गरीब थे और थॉमस एडिसन की कंपनी में काम करते थे, लेकिन ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड। तो इनका ये कंसेप्ट था कि एसी पावर लोगों के घरों तक पहुंचे, इसका लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल करना इजी है, लेकिन थॉमस एडिसन ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। और ये आपको बताते चलें कि थॉमस एडिसन की 1000 से ज़्यादा पेटेंट्स इनके नाम पे थे। इन बहुत मशहूर साइंसदान थे, बल्ब भी इनकी इजाद है। तो लेकिन यह है कि ये डीसी के अंदर इंटरेस्टेड थे। इन्होंने बाद में निकोलस टेस्ला को अपनी कंपनी से निकाल दिया और किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किसी और बिजनेसमैन ने इनकी जो निकोलस टेस्ला का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इनका एसी मॉडल बिक गया और आज इसके नतीजे में हमारे पास घरों में एसी पावर मौजूद है। तो डेफिनेशन क्या होगी एसी जनरेटर की? द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो मैकेनिकल एनर्जी से डायरेक्टली हमें पास एसी मशीन हो जो कि हमें क्या प्रोवाइड करे, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। एसी पावर सोर्स क्या होता है? मेनली एसी पावर सोर्स जनरेटर ही होता है। तो एसी जनरेटर को आप ड्राइव करते हैं मैकेनिकल सोर्स के जरिए। मैकेनिकल सोर्स वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, जिसकी मदद से आप घुमाएंगे किसी शाफ्ट को, किसी टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन आगे जनरेटर को घुमाएगी और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होगी? ये अल्टरनेटिंग पावर होगी, एसी पावर। प्रिंसिपल हम पहले बता चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का या एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। किस तरह से एक कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर उसको रोटेट करते हैं तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फिक्स मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आप एक ही डायरेक्शन में जब कॉइल को मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से हर दम उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता रहता है और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है और इस ईएमएफ को अगर एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दी जाए तो इसके नतीजे में करंट फ्लो होता है। तो इस तरह आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी एसी जनरेटर बन जाता है। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय सम मैकेनिकल मींस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, thus ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। डेफिनेशन और प्रिंसिपल हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। हम देखते हैं कि इसके अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसकी स्कीमेटिक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको हम डिस्कस करेंगे और टैली करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं और फिर इसकी वर्किंग की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर आर्मेचर होगा। ठीक है जी, आर्मेचर कहाँ होगा? यहाँ लोकेट करें। आपको ये नज़र आ रही है रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज़ लगी हुई है, तो ये कॉइल है। आपको एक ही कंडक्टर का पीस नज़र आ रहा है, कंडक्टर एक तार बनी हुई है और तार रेक्टेंगुलर ऐसे फोल्ड की हुई है, तो ये है आर्मेचर। तो ये रहा उसका एक्सेस, ये एक्सेस है। इस एक्सेस के अराउंड इसको आप घुमा सकते हैं इस कॉइल को। ठीक है, आर्मेचर क्या होती है? आर्मेचर वो कॉइल है
जो मैग्नेटिक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम सकती है। आप इसको मैकेनिकल तरीके से मैकेनिकल फोर्स के जरिए घुमा सकते हैं। देन ये इसके साथ हम लिखते जाते हैं, ये है आर्मेचर। देन क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स, तो वो तो आपको साफ नजर आ रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है जी, परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या कर रहे हैं, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कर्व्ड शेप के इसलिए ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि रेडियल टाइप मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब कर्व्ड मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छा जनरेटर या अच्छी मोटर बन जाती है अगर आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो इसमें ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये रेडियल होता है, ऐसे ऐसे होता है। बहरहाल इसको हम डिस्कस करने वाले नहीं, हम इसको सीधा स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ही कंसिडर करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो परमानेंट मैग्नेट है ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल सके और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को हम घुमा सकें। फिर देन आती है चीज स्लिप रिंग्स, यानी आपने यहाँ से इसको घुमाना है आर्मेचर को। आर्मेचर क्या होती है, एक कॉइल है फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आप इसको घुमाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसको अपोजिशन के तौर पर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस ईएमएफ को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कपल करने के लिए यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगाए जाते हैं। स्लिप रिंग्स को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि दोनों कंसंट्रिक होते हैं, यानी दोनों एक साथ घूमते हैं, ठीक है जी। और ये एक टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर कार्बन बुशेस अप्लाई किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल पावर को यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। नेक्स्ट आपको ये नजर आ रहा होगा कार्बन बुशेस, तो ये स्लिप रिंग्स हैं, ये स्लिप रिंग्स, ठीक है जी। स्लिप रिंग्स घूम सकते हैं। कार्बन बुशेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन बुशेस इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर हैं, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर होते हैं, बट ये सॉफ्ट हैं, फ्रिक्शन ये प्रोड्यूस नहीं करते। अगर यहाँ पे मेटालिक पीस इस्तेमाल किया जाए तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो कंडक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शिफ्ट तो कर देगा, बट फ्रिक्शन की वजह से अगर मेटालिक पीस यूज किया जाता तो उसकी वजह से, रगड़ की वजह से, एक तो ये रिंग्स भी घिस जाते हैं, दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती, फ्रिक्शन की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती और ये हीटअप भी हो सकते थे फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सॉफ्ट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन ब्रशेस यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है, कार्बन ब्रशेस, ये दोनों ऐसे। फिर मैकेनिकल सोर्स, आपको यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये हैंडल है, यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको घुमाया जा सकता है। यहाँ पे एक टरबाइन लगाएं और उसको हवा के जरिए घुमाएं, यहाँ पे एक इंजन लगा दें तो इंजन की शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दें तो इंजन इसको घुमा सकता है, ठीक है। वाटरफॉल के जरिए इसको घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको घुमा दें कि मैकेनिकल सोर्स हो और ये कॉइल घूमे। ये कॉइल किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों सूरतों में ये एसी पावर जनरेट करेगी और यहाँ से जो एसी वोल्टेजेस आपको मिलेंगे वो बिल्कुल इस तरह साइन वेव फॉर्म होगी, आपको मिलेगी, और इस एक्सटर्नल सर्किट के साथ आप कनेक्ट अप करेंगे तो उसके अंदर से एसी करंट फ्लो होगा लोड के थ्रू, ठीक है जी। अगर इसका एक साइकिल जो है, यानी इसका पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एसी का भी आपको एक साइकिल मिलता है, यानी पूरी एक रोटेशन 360 डिग्री इसकी कॉइल जब मूव कर जाती है तो इस एसी का भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी चार्जेस जो है ना यहाँ से मूव करके इधर जाते हैं और यहाँ से मूव करके फिर इधर पहुंच जाते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 60 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एसी जनरेटर का जो आर्मेचर है 60 टाइम्स अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड के अंदर, 60 टाइम्स ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसकी वजह से जो आपको 60 हर्ट्ज की पावर मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। एक ही डायरेक्शन में मूव करने से हमने पहले डिस्कस किया है करंट जो है जीरो से बढ़ता है,
और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचकर वापस आता है और फिर जीरो की तरफ अप्रोच करने के बाद डायरेक्शन तब्दील करके दूसरी तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है और फिर वहां पे मैक्सिमम पे पहुंचकर फिर वापस आता है, फिर उसकी वैल्यू कम होती जाती है और जीरो को आके हिट कर देता है, जो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान आर्मेचर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यानी 360 डिग्री इसका साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसमें एक दफा करंट इस तरफ यानी लोड के एक तरफ करंट फ्लो होता है और फिर दूसरी तरफ जो है ना वो करंट आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज करना होगा। तो ये कंडक्टर्स हैं, ये और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों को डिफरेंट कलर से डिनोट लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। इन दोनों कंडक्टर्स की मूवमेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अगर आप इसको समझें कि जो हमने पहले पढ़ा था कि मोशनल ईएमएफ हमने देखा था कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इस तरह मूव करते थे कि वो 90 डिग्री के साथ मूव करे और उस कंडक्टर की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री हो, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और अदरवाइज उसका होगा BVL साइन थीटा, ई इज इक्वल टू BVL साइन थीटा। तो ये करंट, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसको आप मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं। इसी तरह ये भी कंडक्टर के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो इसको भी मोशनल ईएमएफ है। तो दोनों जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो दोनों एज ए बैटरी एक्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। लेकिन इस तरह से होती है कि दोनों इस तरह से एक्ट करते हैं कि दो बैटरीज हों और आपस में सीरीज लगी हों, दोनों के वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं और इनमें जो करंट की एक ही डायरेक्शन बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट चेंज कैसे होता है और करंट जीरो कैसे हो जाता है एक ही साइकिल में, कंप्लीट एक रोटेशन के दौरान। तो आप देखें, अगर ये इस तरह से पड़ा हो, ये कंडक्टर इसकी ये साइड इस तरह से पड़ी हो और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सीधी, ठीक है ना। कंडक्टर की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये मूव किस तरह कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगेन इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसको हम ई मैक्स कहते हैं, ये ई मैक्स होगी, BVL हो जाएगी। अब इस कंडक्टर को आप ये समझें कि ये कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हो सेंटर में, ऐसे ऊपर, यानी ऐसे ये घूमकर जब इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही बन जाएगी, ऐसे ये इस तरफ आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन होगी इस तरफ, फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, ठीक है जी। जबकि ये कंडक्टर तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेकिन V और B के दरमियान जो एंगल है थीटा, वो जीरो हो रहा है। तो आप देखें, अगर यहाँ पे आप साइन जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है जी। तो इस पोजीशन के ऊपर जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा कंडक्टर, ये कॉइल जो है बिल्कुल ऐसे फील्ड के अंदर स्ट्रेट हो जाएगी, तो इस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होगी। और जब ये वर्टिकल पोजीशन पे आएगा तो मिनिमम ईएमएफ होगी, यानी जीरो होगी। तो एक साइकिल के दौरान ये 2 दफा मिनिमम पे जाता है और 2 दफा मैक्सिमम पे आता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं, वहां से थोड़ा सा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को देखें, ये 2 कंडक्टर्स हैं जिनकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और ईएमएफ की वैल्यू होती है मोशनल ईएमएफ की BVL साइन थीटा। तो करंटली ये यहाँ पे खड़ा है लेकिन मूव ये कर रहा है इस तरफ। तो इस वक्त जब ये इस पोजीशन पे खड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और इसकी मोशन की डायरेक्शन भी यूं है, दोनों पैरेलल आ गई, तो एंगल जो है जीरो बन रहा है। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे जीरो, साइन जीरो, तो ये ईएमएफ जो है जीरो हो जाएगी। तो ये देखें कि जीरो ईएमएफ आपके पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज जीरो आ रहे हैं। जब ये इससे आगे की तरफ मूव करता है तो ये एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी जीरो से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ हो वो भी जीरो से बढ़ना शुरू हो जाती है। और बढ़ते बढ़ते जब एकदम ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट आ जाता है तो उस वक्त इसके
जो इसकी डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन, वो नीचे हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके डायरेक्शन, इसकी अपनी कंडक्टर की डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री थी, तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो ये इसको हम फिर पुट करेंगे 90 डिग्री BVL साइन 90, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई मैक्स, यानी BVL हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम पीक के ऊपर यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन जब यहाँ से भी आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी ये एंगल कितना है, 0 है और 90 डिग्री है। 90 डिग्री से मूव करके फिर जब ये 180 के ऊपर आएगा, तो अगेन उस पोजीशन पे ये खड़ा है कि जिस पोजीशन पे ये पहले था, लेकिन अब साइड चेंज होगी, जो नीचे साइड थी वो ऊपर पहुंच गई है और ऊपर वाली नीचे आ गई है, तो ये एंगल है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे भी इसकी जो रोटेशन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है, इस तरफ है। इसी कंडक्टर को अगर हम देखें तो इस तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, 180 डिग्री का एंगल है बन रहा है, और साइन 180 0 के बराबर होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे वोल्टेज 0 होंगे। अगेन ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और मूव कराते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा इसके अंदर, यानी इसको ऐसे आ जाएगा। इस वाली तस्वीर में ये पोजीशन, ये जो कंडक्टर था ये इधर पड़ा हुआ था, अब ये मूव करके इधर आ चुका है। ठीक है जी, तो अब क्या है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम होगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगी। इसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मोशनल ईएमएफ का लेक्चर निकालें और उसमें देखें कि मोशनल ईएमएफ, अगर एक कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूव करते हैं, तो उसकी ईएमएफ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर देख लें, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगेन इसको दोबारा मूव करते हैं, यानी ये 270 डिग्री था, 270 डिग्री पे पहुंच चुका है, तो तब भी इसमें मैक्सिमम वोल्टेजेस होंगे, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो चुकी है। वापस घुमाएं पहली वाली पोजीशन पे, यानी 360 डिग्री पे जब ये आएगा, ठीक है, तो 360 साइन 360 करेंगे तो तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब अगेन वोल्टेजेस 0 हो गए। इस तस्वीर को देखें तो इसमें भी आपको समझ आएगा कि कॉइल जब स्ट्रेट इस तरह से पड़ी हो, ठीक है, तो उस वक्त यानी ये वाली कंडीशन है, आपको ये कंडक्टर इस तरह से जो नजर आ रहा है ऐसे, अब ये टॉप कंडक्टर आपको नजर आ रहा है। अब इस कंडक्टर की वजह से मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट जो ईएमएफ नहीं है, बल्कि ये आपको टॉप कंडक्टर जो नजर आ रहा है इसकी वजह से ईएमएफ नहीं हो रही, बट ये आपको ओरिएंटेशन बता रहा है कि कॉइल किस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, ऐसे जिस तरह ये है। तो ये वाले कंडक्टर जिनके अंदर एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जो मोशनल ईएमएफ जिनके अंदर पैदा हो रही है, वो इसके नीचे छुपे हुए। तो आप इस ऊपर से इसको देखें, टॉप से देखें, जब ये इस तरह से पड़ा हुआ हो तो ये एंगल 0 होगा, ठीक है ना। यानी अगर आप इसका वेक्टर एरिया निकालें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0 का एंगल है, ये थीटा 0, वोल्टेज 0, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है, और थीटा 90 है, तो थीटा फिर 180 डिग्री हो जाता है। अगेन वो जब 180 होगा तो वोल्टेज 0 को हिट करते हैं, 270 पे ये नेगेटिव मैक्सिमम और 360 पे फिर 0, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह एसी वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, इसका फार्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं एसी करंट जनरेटर का, एसी जनरेटर का। तो फर्ज करें कि आपके पास ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, मैकेनिकल मींस की जरिए आप इसको घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो फर्ज करें ये एक ही टर्न ये है, यानी एक ही कंडक्टर है और ऐसे लूप बना हुआ है, और उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, और बी ए कॉस थीटा, ठीक है जी। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो थीटा को हम ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी।
अच्छा, अगर एक टर्न होगा तो उसका फ्लक्स ये होगा, अगर 2 टर्न होंगे तो डबल हो जाएगा फ्लक्स, 3 टर्न्स होंगे तो फ्लक्स 3 दफा 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, या कैपिटल N लिख देते हैं, n टर्न्स कितना हो जाएगा फ्लक्स, नेट फ्लक्स हो जाएगा NBA, नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा NB है cos ओमेगा टी। आपका जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू जो चेंज हो रहा है वो है फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी। इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एप्लीकेबल एंड हेंस लेंज लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल। तो हम उसका नेगेटिव साइन भी यूज करेंगे। तो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ क्या होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का माइनस भी हमने लगा दिया, तो वो क्या होता है डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। अभी हम कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं, फ्लक्स हमारे पास टोटल मौजूद है वो है NBA cos ओमेगा टी। तो फ्लक्स इसके अंदर पुट कर लेंगे, डेल्टा NBA cos ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी। तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली ईएमएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो देखें, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो डेल्टा इनके साथ लगाना कोई सेंसिबल नहीं बनता, तो इसलिए इस क्वांटिटी के साथ कर लेते हैं cos ओमेगा टी। क्यों? कि उसका एंगल हर वक्त चेंज हो रहा है। जब उसको हम सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है। ये थीटा जो है वेरी कर रहा है, ये 0 और 090, ठीक है, 180, 270 और अगेन फिर 360, तो ये चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो डेल्टा इसके साथ लगाते हैं, NBA को मार्क कर देते हैं, डेल्टा लगाते हैं cos ओमेगा टी के साथ। ठीक है जी, अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी, और इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब फर्ज करो कि डेल्टा टी बहुत छोटा सा इंटरवल है, इस तरह कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर ऐसा हो कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जो टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत ही कम हो, तो फिर इसको किस तरह से लिखते हैं? फिर ऐसे लिखेंगे, माइनस NBA लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा cos ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा है। तो अगर ऐसा हो तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये उनको क्लिक कर जाएगी। तो ये डिफरेंशियल बन रहा है डी अपॉन डी टी cos ओमेगा टी। तो जिन बच्चों को जो मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बायो पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा इसको रट्टा उनको लगाना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का है तो डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको याद कर लें, इस फार्मूले को याद कर लें कि cos थीटा इस तरह से लिख लेते हैं, डी अपॉन डी थीटा अगर हो और cos थीटा हो तो हम उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हो कि 2 थीटा, जिस तरह फर्ज ये करने के cos 2 थीटा है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ थीटा है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब इसका डी अपॉन डी थीटा लेंगे तो लेंगे पहले इसको cos 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यही लगाएंगे इसको माइनस cos 2 थीटा, फिर डिफरेंशियल लगाते हैं डी अपॉन डी थीटा, ठीक है, 2 थीटा। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन बन जाती है 2 थीटा, थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाता है 2 cos 2 थीटा।
स्क्रीन से आउट ही ना हो जाए ये। बहरहाल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत आम सी बात है ये। उसी तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। EMF इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी थीटा कॉस ओमेगा टी, तो क्या बनेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, अब यहाँ पे n कांस्टेंट, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, और फर्ज करें कि जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो भी कांस्टेंट हो, तो ये सारे का सारा कांस्टेंट है। ठीक है जी, चेंज क्या हो रही है, सिर्फ उसका एंगल चेंज हो रहा है, ये वाला पोर्शन उसका चेंज हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी साइन ये ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये थीटा के बराबर होता है, और थीटा अगर 90 डिग्री को हो तो साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी, यानी जब ये इस कंडीशन पे आएगा आर्मेचर कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो क्या होगा, जब उसका वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू ई मैक्स, ये मैक्सिमम है और मिनिमम 0 होती है। तो हम यहां से उठा के इसको यहां पे प्लग इन कर देते हैं, ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो अब आपके पास ये जो फार्मूला है ये आपको दे रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, जो कि एक AC जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसकी कॉइल किसी भी लम्हे पे आप उसकी कॉइल की पोजीशन का आपको पता हो, यानी उसकी एंगल पता हो, ओके इस एंगल के ऊपर है, तो आप उसकी EMF बता सकते हैं कि कितनी है। ई मैक्स को आप उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, साइन का एंगल लें उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको उसकी पता चल जाएगी वैल्यू। स्टूडेंट्स अभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे और कॉइल की यानी आर्मेचर की ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे कि किस किस पॉइंट के ऊपर है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसके साथ उसकी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं EMF है वो क्या है। तो इस फार्मूले के जरिए हमें पता चलेगा। पहले हम मैनुअली इसको ज़बानी कलामी उसको डिस्कस कर रहे थे, अभी हमें ये फार्मूला वही चीज़ बताएगा जो हम पहले बोल रहे थे। तो सबसे पहले हम देखें कि T0 अगर पूरा ये टाइम यानी पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसका जो टाइम हो वो T हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली जब हम उसको कंसिडर करते हैं कोई ऐसे वर्टिकल ये कॉइल पड़ी हुई है, तो उस वक्त इसका टाइम जो है वो 0 होगा, T इज इक्वल टू 0। तीन चीज़ें हम देखते हैं, टाइम कितना है और उसका एंगल कितना है और EMF कितनी है, तीनों हम देखेंगे। तो यहाँ से मैप करेंगे तो आपको ये साइन वेव की अच्छी तरह से समझ आएगी किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। हम इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है, कैलकुलेटर निकालें, ई मैक्स आप कुछ भी सपोज कर लें, ई मैक्स आप फर्ज करें आप इसको 220 सपोज कर लें, 10 सपोज कर लें, 20 करें, कुछ भी करें, तो ये कांस्टेंट है तो इसको आप कांस्टेंट वैल्यू दे दें। उसके बाद आप कैलकुलेटर के अंदर थीटा की वैल्यू डालें और आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा ये ओमेगा टी थीटा है, थीटा आप डालते जाएं आपको मिलती जाएगी। और ग्राफिंग कैलकुलेटर आपके पास तो और भी अच्छा है, या स्मार्टफोन आप ले लें, ग्राफिंग कैलकुलेटर डाउनलोड करें और उसके अंदर ये फंक्शन लिखें और वैल्यूज देते जाएं तो आपको इस तरह से पूरी एक साइन वेव मिल जाएगी। तो जब T 0 है यानी T 0 है तो उस वक्त एंगल क्या है, एंगल भी 0 है, क्योंकि मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर जो है वो उसके साथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसलिए एंगल भी 0 हम कंसिडर करेंगे। तो EMF क्या है, EMF कोई भी इंड्यूस नहीं हो रही, तो EMF भी 0 है। कॉइल मूव करना शुरू हुई तो इसके मूव करने के साथ साथ इसका एंगल भी चेंज होना शुरू हुआ। अब एंगल चेंज हो रहा है और इस पोजीशन के ऊपर जहां पे इसकी ऐसे है डायरेक्शन, इस कंडक्टर की डायरेक्शन या इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, दो भी समझ लें इक्विवेलेंट है, इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं फिर भी ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभी वेक्टर एरिया
तो क्या होगा, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जबकि टाइम कितना होगा, ये टाइम t/4 हो जाएगा, यानी टोटल चौथाई हिस्से में ये t/4 में इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसको आप π/2 भी लिख सकते हैं, π/2। तो 90 डिग्री है, डिग्रीज में ही हम डिस्कस करते हैं। 90 डिग्री है तो ईएमएफ आपके पास कितनी है, मैक्सिमम, कहां पहुंच गई, ई मैक्स। अब ये दोबारा घूमना शुरू हुआ, अब एंगल 90 डिग्री से बढ़ना शुरू हो गया, और किस तरह बढ़ा, 90 डिग्री से बढ़ते 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 180 हो गया। तो आप इसके अंदर पुट करें, 90 से पहले 90 पुट किया था, अभी इसके अंदर आप पुट करें 100 पुट करके देखें, फिर वैल्यू निकालें, ठीक है, और फिर 110 पुट करके देखें, फिर वैल्यू निकालें, तो आपको ये पता चलेगा कि अब ईएमएफ की वैल्यू भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और एग्जैक्टली t/2, ठीक है ना, ये t/2 पे यानी आधे टाइम में जाके इसका 90 डिग्री मजीद ऐड हो जाता है और 180 डिग्री एंगल हो जाता है, कॉइल जो है 180 डिग्री रोटेट कर जाती है, और इस वक्त जो है आपके पास ईएमएफ क्या होगी, 180 डिग्री इसके अंदर डालेंगे तो क्या देगा आपको आंसर, 0, ईएमएफ 0 होगी। अगेन उसी डायरेक्शन में आप फिर मूव करना शुरू करें तो एंगल मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंगल के बढ़ने के साथ साथ अब नेगेटिव आपके पास वैल्यू आएगी जो कैलकुलेटर दिखा रहा होगा। तो बढ़ाते जाएं आप 3t/4 में जाके, 3t/4 टाइम में जाके इसका एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव ई मैक्स आ जाएगा। फिर इसको आप मजीद उस डायरेक्शन में घुमाते जाएं, 360 के करीब लेकर जाते जाएं, ये घूमकर अगेन 360 पोजीशन पे आ गया, पहली वाली पोजीशन पे, तो 360 इसके अंदर पुट करेंगे, यानी टाइम अभी पूरा t हो गया है और एंगल 360 हो गया है, जबकि ईएमएफ आपके पास 0 है। तो ये पूरा एक साइकिल इस तरह से बन रहा है, और लोड के क्रॉस आपको ये करंट किस तरह से चेंज होता हुआ नजर आएगा। करंट इनिशियली कम जा रहा है, फिर करंट बढ़ रहा है, फिर करंट और बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर करंट कम होना शुरू हो जाएगा और कम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और फिर करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अपवर्ड आना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होगा और कम होगा, और फिर 0 हो जाएगा। तो ये देखो, ये भी उसी तरह का आपको ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन इसमें ये हम ग्राफ नहीं ड्रा करें, एक तो ये सब ध्यान में रखनी है, ग्राफ नहीं है बल्कि करंट की डायरेक्शन है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन। हमारे पास जो रिलेशन था EMF इज इक्वल टू E मैक्स साइन ओमेगा टी। इसमें अगर आपको पता हो कि टाइम क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है ओमेगा टी, तो आप ई बता सकते हैं इंस्टेंटेनियस। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता हो, ई मैक्स का पता हो, ओमेगा का पता हो, तो आप टाइम बता सकते हैं। टाइम का पता हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं जिससे हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाए, यानी किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये कॉइल घूम रही है या एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ओमेगा को हम चेंज कर देंगे। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है। इसमें 1/t ये टाइम का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर सकते हैं 2πf। इसको उठा के इसके अंदर प्लग इन कर दें तो अब आपको यही रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ भी मिल जाएगा। ई मैक्स साइन, इसको हम छोटा लिखते हैं ताकि पता चले कि ये कोई अलग से वेरिएबल नहीं बल्कि सबस्क्रिप्ट है इसका। तो साइन 2πf t टाइम अभी इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको ई मैक्स पता हो, ई पता हो, टाइम पता हो, तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं एसी जनरेटर की। तो एसी वोल्टेजेस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसकी भी आपको एसी की भी एसी पावर की भी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी इस फार्मूले की मदद से। अच्छा, ये तो था इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम ओम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। V इज इक्वल टू IR। हमने फाइंड करना है करंट, तो हम क्या करते हैं, V/R करते हैं। तो दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे किसके साथ,
ठीक है जी, रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे, जो लोड हमने लगा दिया। तो लोड लगाएंगे तब करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट नहीं होगा। तो लोड आपने लगा दिया तो अब आप डिवाइड कर दें, जितना लोड लगाया आपने, ये करंट है, ये कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आपका एसी जनरेटर है, जब इसके साथ आपने लोड कनेक्ट नहीं किया तो ईएमएफ ही रहेगी। जब लोड कनेक्ट कर दिए तो इसमें से करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस करंट की वैल्यू क्या है, आपने लोड कितना लगाया ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ई मैक्स अपॉन आर साइन 2 पाई एफ टी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं चले। तो ये हो जाएगा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, जो कोरिस्पॉन्ड करेगा आर्मेचर की पोजीशन को, ठीक है ना। तो ये आई मैक्स हो जाएगा साइन 2 पाई एफ टी। अगर आपने रेजिस्टेंस लगाई हुई है तो रेजिस्टेंस के साथ अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो इसका और वोल्टेज का ग्राफ सेम ही होगा। ये फर्ज करें ये करंट का ग्राफ है, ये आई का है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वोल्टेज का अगर आप देखना चाहें तो वो भी ऐसे ही होगा, उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, बट वो जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ पे ये भी जीरो होगा, जबकि ये वी है। वी क्रॉस टी, वी वर्सेस टी और आई वर्सेस टी, दोनों का ग्राफ सेम होगा। यानी दूसरे लफ्जों में जब ऐसी पावर किसी रेजिस्टेंस में से गुजरती है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, ठीक है। ये बातें हम अगले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, उसके लिए माजरत। लेकिन वो बच्चे जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आती, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मसला रहेगा इस रिलेशन को ड्राइव करना। तो उनके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो डिस्कस करना जा रहे हैं। उसको हम शार्ट से शार्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा जिनको डिफ्रेंशिएशन का पता नहीं है, वो सीखना नहीं चाह रहे, तो ये रिलेशन वो ड्राइव कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट स्किप हो सकता है उनके लिए। तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर ये डिस्कस कर लेते हैं। यानी ये जो फार्मूला है ये हम उस तरीके से ड्राइव करेंगे। हमने पहले बताया था कि मूविंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ये जो दो कंडक्टर्स है ना, इनकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इनकी मूवमेंट से। तो ये होते हैं इनके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो मोशनल ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव कर रहे हैं और उसके ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो मोशनल ईएमएफ इसको हम कहते हैं। तो इसकी फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं, इसकी लेंथ एल है, तो दोनों की एल ही होगी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसकी हम फर्ज करते हैं इसकी लेंथ है बी, ठीक है जी। ये एक्सेस है, जिस एक्सेस के अराउंड ये मूव कर रहे हैं, तो इसका जो रेडियस होगा, यानी ये पूरा सर्कुलर पाथ बन रहा है एक तरह से, तो इसका रेडियस होगा 1/2 r इज इक्वल टू 1/2 b। यानी इस b का हाफ इसका रेडियस कहलाएगा जब ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये आपके पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर की वजह से ये मोशनल ईएमएफ होगी, मोशनल ईएमएफ एक कंडक्टर की वजह से होगी, वो BVL होगी, BVL साइन थीटा, ठीक है जी। अब इस कंडक्टर की वजह से भी है BVL साइन थीटा, और दोनों का करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। आप इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप जरूर देखें। आप खोलें लेक्चर मोशनल ईएमएफ और उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह अप्लाई करते हैं डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, आप वहाँ से देखें। यहाँ हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ से इसको कंफर्म करें, आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो इस कंडक्टर का करंट और इसका करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए इन दोनों की ईएमएफ को हम ऐड कर सकते हैं। तो टोटल ईएमएफ इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी। टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी? 2 BVL साइन थीटा, सही करके लिख लेते हैं ना, 2 BVL साइन थीटा। यहाँ पे V क्या है? V वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर है। तो ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो पुट करें इसके अंदर, E इज इक्वल टू 2B, V की जगह R ओमेगा, यहाँ पे हमने पुट किया L साइन थीटा, ठीक है जी। अब ईएमएफ आपके पास आ जाएगी 2B। हमने कहा था कि R क्या है? इस सर्कुलर रेडियस का, जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसका हाफ B होगा, तो 1/2 B
ओमेगा एल साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये 2 तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा बी ये है ओमेगा, बी ओमेगा एल साइन थीटा। तो ये क्या बन रहा है जरा गौर से देखें, ये बी और एल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा को इधर कर लेते हैं और बी एल साइन थीटा बन रहा है, यानी ये लेंथ और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एरिया आपको मिल रहा है। ठीक है जी, तो एरिया है आपके पास E इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू, इनको एरिया से कर दें, बी ओमेगा ए साइन थीटा। अब ये दोनों एरिया के बी एल क्या होगा, एरिया के बराबर, एरिया ऑफ द कॉइल साइन थीटा। ठीक है जी, तो ई एम एफ इज इक्वल टू, यहां पे क्या है आपके पास ये एक कॉइल हमने एक ही टर्न कंसिडर किया था, अब एक टर्न्स जितने ज्यादा होंगे इतनी ईएमएफ ज्यादा होती जाएगी, और अगर एन टर्न्स हो तो एन डब्ल्यू बी ए, इसको आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, तरतीब चेंज कर सकते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, ई मैक्स है। दोबारा आप खोल के लेक्चर आप देख लें, शुरू से देख लें तो आपको समझ आ जाएगी ई मैक्स कैसे है ये, तो साइन थीटा, और थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। बाकी चीजें तकरीबन डिस्कस हो चुकी हैं, अब इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन वाला फार्मूला नहीं है। वो बच्चे जो मैथ्स नहीं, जिनको आती मैथ्स उनका कोर्स नहीं है, तो उनके लिए ये मेरे ख्याल में ज़्यादा फीजिबल रहेगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद है समझ आ गई होगी, कितनी आई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं पे आप फंसते हैं तो तब भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।